Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our topic number 7.4 which is circular motion and SHM. तो इसमें हम लोग सबसे पहले SHM को डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये आपका टॉपिक नंबर 7.3 था SHM वाला, जो कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड नहीं है. तो इस वजह से थॉरली मैं आपको बता देती हूँ कि SHM है क्या. ठीक है, ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं और इसका जो हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट या प्रॉपर्टीज़ वो क्या है. ठीक है ना. सो एस एच एम एब्रीवेशन किसकी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में 9th में या 10th में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है. ये मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखी है, इक्वेशन लिखी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है. इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दो चीज़ें हैं इसमें. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, कि ये जो एक्सेलरेशन है ए, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के यानी डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा? जो बॉडी कवर करती है फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक हो गया. सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन. ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है. और सेकंड क्या कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी. मैंने आप लोगों को वाइब्रेटरी मोशन का बताया था कि वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है, जिसमें दो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, एक मीन पोजीशन होती है. तो उस मेन पोजीशन की बात करें, ये नेगेटिव साइन ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा. ठीक हो गया. इसके अलावा फाइंडिंग्स में मैंने लिखा है, आप लोगों का ये टॉपिक पूरा इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इसमें आगे यूज़ होनी है फर्दर टॉपिक्स में, तो वो मैंने डिस्कस की हैं थोड़ी सी. यहाँ पे फाइंडिंग्स आपकी कौन सी हैं? सबसे पहले आप लोगों ने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की थी. ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के ओवर एम, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम आ जाएगा, क्योंकि स्केयर खत्म करने के लिए हम लोग अंडर रूट लेते हैं. ठीक है, ये कैसे आता है मैं भी आपको बताती हूँ. इसके अलावा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ये वैल्यू आती है टाइम पीरियड की ओमेगा के थ्रू. ये कैसे आई? आपको पता है ओमेगा किसकी इक्वल होता है? 2 पाई ओवर टी. ठीक है ना. 2 पाई एज इट इज़ है. जब टी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी, टी उधर ले जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू इधर ले आएंगे. ठीक है, जब ओमेगा की वैल्यू आप प्लेस करेंगे अंडर रूट के ओवर एम में, तो ये डिवीजन में आएगी, ये उलट जाएगी. ठीक है ना. तो ये टी की वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के. इसके अलावा ये मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट किया कि ओमेगा स्केयर की वैल्यू आए किधर से. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ रीस्टोरिंग मीन्स अप्लाइड फोर्स. जब आप लोग न्यूटन का थर्ड लॉ रिकॉल करें, इसमें क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो एफ ए अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ आर एस ये रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लेके आती है, रीस्टोर करती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन को. इस वजह से हम लोग इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग देखें, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है. अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, रिस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ पुट कर दी. यहाँ से अगर आप लोग ए एक्सेलरेशन की वैल्यू डिराइव आउट करें तो ये आती है के एक्स ओवर एम. ठीक है, और ये माइनस का साइन साथ में आ जाएगा. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के ओवर एम अलग लिख दिया और माइनस एक्स अलग से लिख दिया. ठीक है, अब के भी कांस्टेंट है. ठीक है, एम मैस भी कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, इस वजह से ये कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये एस एच एम की इक्वेशन आती है. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आप लोग आगे अभी डिराइव भी करेंगे, मे भी पहले भी आप लोगों ने डिस्कस की हुई हो. अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, मीन्स इसको और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, तो आपके पास ये ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट आता है. ठीक है ना. ये मैंने आपको एसएचएम का थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आप एसएचएम यूज़ करेंगे या ओमेगा यूज़ करेंगे या टाइम पीरियड यूज़ करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स यूज़ करेंगे आगे
काफ़ी सारे टॉपिक्स में, तो ये होती क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि था सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। ठीक है, हम लोग इसमें सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे कि कैसे सर्कुलर मोशन और एसएचएम आप इसमें रिलेट करते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन के लिए अगर ये आप डायग्राम देखें, आपकी बुक पे भी ये बनी हुई है, 7.2 डायग्राम है, ठीक है, 7.2 का ए पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको पहले मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे एक स्टोन लेते हैं, मैंने स्टोन को पी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आपने उसको एक स्प्रिंग के साथ बांध लिया, ठीक है। जब आप एक स्टोन को स्प्रिंग के साथ बांध कर एक पॉइंट पे यहाँ पे खड़े होकर इसको घुमाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, तो ये उसकी सर्कुलर मोशन होगी। मैं रिकॉल कर दूँ कि एक आपने स्टोन लिया, स्टोन को आप लोगों ने बाइंड कर दिया एक स्प्रिंग के साथ, और यहाँ पे ओ पॉइंट पे खड़े होकर आप इसको यूं घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन काज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन की डायग्राम मैंने बताई है। अब अगर आप देखें कि जो वॉल है, दीवार है अगर आपके पास कोई, तो वहाँ पे शेडो बन रहा होगा उसी स्टोन का, लेकिन वो जो शेडो होगा वो सर्कुलर मोशन अक्कर नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वो कैसे मूव कर रहा होगा, वो हॉरिजेंटल लाइन में यूं आगे पीछे हो रहा होगा, मीन्स वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो वो मैंने उसकी मोशन भी यहाँ पे ड्रा की है ए से लेकर बी तक, और ये आपके पास इस सर्कल का डायामीटर बनता है, ठीक हो गया। ये आपके पास ओ ओरिजिन है, ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाएंगी, या आप लोग कह सकते हैं ए बी लाइन जो है वो इस पूरे सर्कल का डायामीटर है। अब यहाँ पे आप लोग दो मोशंस को लेकर चल रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में स्टोन मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन मोशन में उसका शेडो मूव कर रहा है जो वॉल पे बन रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्शन ड्रा करती हूँ पी से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। ये ए बी डायमीटर को कट करेगा क्यू पॉइंट पे, तो मैं कहती हूँ ये इसका प्रोजेक्शन मैंने ड्रा किया, शेडो ड्रा किया, ठीक है। ये शेडो जो है, ये क्यू पॉइंट जो है वो यूं मूव करेगा, और ये जो पी पॉइंट है ये यूं सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, ठीक हो गया। अब इसको आगे हम लोग अगर लेकर चलें, अगर आप ये देखें, ये आपके पास रेडियस है इस सर्कल का ओ से लेकर पी तक, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ ओ से लेकर क्यू तक जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है मीन पोजीशन से, उसको मैं कह देती हूँ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स से डिनोट कर दिया इसको। अब ये आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी है ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉज ऑफ थीटा। ये कैसे आई है, अगर आपको याद हो एस एच एम की प्रॉपर्टीज अभी जो मैंने बताई, उसमें यह था कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट पी है जो सर्कुलर मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा ओ की तरफ होगी, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया है कि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है हमेशा सेंटर की तरफ, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया ये एंगल थीटा, ये मैंने यहीं पे दोबारा बनाया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, तो थीटा के सामने इसका आ जाएगा ए वाई कंपोनेंट, और ये थीटा के साथ इसका आ जाएगा ए एक्स कंपोनेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए एक्स कंपोनेंट इसका वैलिड है, क्यों वैलिड है कि आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो अलोंग ए बी डायामीटर है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का वो वैलिड है, ठीक है। ए वाई कंपोनेंट वैलिड नहीं है क्योंकि वो यूं मूव करवा रहा है। एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो वैलिड है, वही लेकर हम लोग आगे चलेंगे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी के लिए भी और अभी एक्सेलरेशन के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए एक्स, ठीक है, और ये ए वाई है, तो ए एक्स को मैंने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब ए सी क्या चीज़ है, ए सी आपके पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये किधर से आया, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। सेंट्रीपिटल फोर्स तब होती है जब कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है, तब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ से आपके पास ए सी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है।
अब अगर आपको याद हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपने रिलेशन देखा 5th चैप्टर में, ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इसमें क्या आ जाता है लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा सर्कुलर के केस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर में हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी को, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। ये रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। तो ये एक आर और एक आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस ए सी की वैल्यू को यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट करूँगी, ठीक है, इस ए सी की जगह। तो ये डिराइव करते हैं आगे। इक्वेशन स्टेरिक में पुट करने से आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वेशन बन गई, ठीक है। कॉस थीटा तो एज इट इज़ है, जस्ट मैंने यहाँ पे ए सी की वैल्यू प्लेस की है आर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा अगर आपको याद हो, कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ से आप देखें, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास बेस बन रही है एक्स, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा बन रहा है? आर, यानी ओ पी, और इसका परपेंडिकुलर बन रहा है क्यू पी, ठीक है ना। तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, तो वो किसकी इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स एक्स ओवर आर। यहाँ पे मैं वैल्यू प्लेस करती हूँ कॉस थीटा की बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह, तो वो आ जाती है एक्स ओवर आर, ठीक है। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एक्स ओवर आर आ गया, एक और आर एक आर से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे आप देखें ओमेगा, ओमेगा क्या है? सर्कुलर के लिए हम लोग जो वेलोसिटी लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं, सर्कुलर केस की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो वो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कांस्टेंट है, मींस वो जो उसकी मोशन है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, ओमेगा को मैंने कह दिया कांस्टेंट, और यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन चेंज हो गया प्रोपोर्शनैलिटी में, तो ये आ जाता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। अब ये माइनस क्यों मैंने यहाँ पे लगाया? माइनस जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होगी, यानी मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये माइनस उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एस एच एम की इक्वेशन डिराइव की है, ठीक है। तो ये इक्वेशन एस एच एम की है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन और एस एच एम आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट अब इसी का फर्दर सब टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है ना।